अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे आइसोमेट्रिक मैपिंग, आइसोमेट्रिक स्पेसिस और इससे रिलेट एक थ्योरम आज प्रूव करेंगे इन फंक्शनल एनालिसिस में। लेकिन क्रेजी की बुक में आइसोमेट्रिक मैपिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दो मेट्रिक स्पेसिस हैं, एक एक्स मेट्रिक स्पेस है और एक एक्स वेव मेट्रिक स्पेस है। अगर हमने कहते हैं कि एक्स जो है या कोई एक मेट्रिक स्पेस है तो हम उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि एक्स डी एक मेट्रिक स्पेसिस है। तो या तो आप एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस लिख सकते हो, या अगर आप खाली एक्स भी लिखते हो तो इसका मतलब भी यही होगा कि एक्स एक मेट्रिक स्पेस है। तो मैं यहाँ पर इसकी मेट्रिक स्पेस को प्रॉपर्ली नोटेशन में रिप्रेजेंट करूंगी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। अगर एक्स एक मेट्रिक स्पेस है तो उसका जो मैपिंग है वो क्या होगी, डी होगी, और इस केस में जो उसकी मैपिंग है वो डी वेव है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखें, अगर आपके पास एक्स डी ये वाली जो है ये एक मेट्रिक स्पेस है, तो मतलब कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान का अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, अगर ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है तो और ये एक्स है और एक इस एक्स पे मैंने जो मैपिंग डिफाइंड की है वो डी है, तो इसका मतलब है कि डी अप्लाई करेंगे यानी कि वो मैपिंग अप्लाई करेंगे और इनपुट में हम वो दो पॉइंट्स लेंगे एक्स और वाई। ठीक है। अब यहाँ पर मेट्रिक ये डी जो है वो फंक्शन डिफाइन करना लाजमन था कि एक्स के मेट्रिक में डी हमारे पास फंक्शन है यानी मैपिंग है, और एक्स वेव मेट्रिक स्पेस में डी जो है ये एक मैपिंग है यानी कि ये एक डिस्टेंस है। अगर देखें ये हमारे पास दूसरी ले लेते हैं मेट्रिक स्पेस है एक्स वेव, ठीक है, ये इसके अंदर ही आती है। तो इसके अंदर के दो पॉइंट्स लेंगे तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स वेव पे कौन सी मैपिंग डिफाइंड है, डी वेव, तो यहाँ पर आएगा डी वेव, और उसके अंदर के जो भी दो एलिमेंट्स हैं उनका डिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने मैपिंग डिफाइंड की होती है। ठीक है, अब आइसोमेट्री की तरफ आते हैं कि जब हमारे पास अगर दो मेट्रिक स्पेसिस हैं, वो दो मेट्रिक स्पेसिस को आइसोमेट्रिक मैपिंग कहते हैं अगर वो डिस्टेंस को प्रिजर्व करती हैं, यानी प्रिजर्व डिस्टेंसेस, सिर्फ उसने डिस्टेंस को प्रिजर्व करना है। अब डिस्टेंस को प्रिजर्व करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये एक मैपिंग है, ठीक है, दो मेट्रिक स्पेसिस पे एक मैपिंग है, सपोज हम इसको कंसिडर कर लेते हैं टी मैप कर रहा है दो मेट्रिक स्पेसिस पे, एक एक्स से एक्स वेव पे। ओके, अब ये जो मैपिंग है ये मैपिंग डिस्टेंस को प्रिजर्व करती है। इसका मतलब है इसके डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपस में डिस्टेंस और उनके इमेजेस के एलिमेंट का आपस में डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये डिफाइंड किया है कि ये मेट्रिक स्पेस एक्स डी है, ठीक है, और ये मेट्रिक स्पेस एक्स डी वेव है, ऐसा ही है। और मैपिंग क्या है, टी एक्स से एक्स डेव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो ये इसका डोमेन होता है और ये इसका को डोमेन होता है। और जो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो को डोमेन के किस एलिमेंट पर मैप कर रहे होते हैं उसको इमेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने इस एलिमेंट को लिया, ठीक है, डोमेन के जो दो एलिमेंट्स लिए, रैंडमली दो एलिमेंट्स लिए हैं, ये जो दो एलिमेंट्स हैं ऑब्वियसली इनका कुछ ना कुछ इमेज बन रहा होगा इस एक्स वेव मेट्रिक स्पेस में। तो अगर इन दो एलिमेंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस आया है, सपोज कर लो कि उसका डिस्टेंस 2 है, तो उन एलिमेंट्स के इमेजेस जो इसके अंदर मैप हो रहे हैं उन इमेजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो भी उतना ही होगा जितना इन दो एलिमेंट्स के दरमियान का डिस्टेंस था। अब यहाँ पर x का जो इमेज है उसको हम कह लेते हैं टी एक्स, और y का जो इमेज है यहाँ पर उसको कहते हैं टी वाई, यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक टी एक्स है और एक टी वाई है। तो टी एक्स और टी वाई के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना ही x और y के दरमियान का डिस्टेंस है। कोई भी आप x और y ले लो, यानी कि इस मेट्रिक स्पेस में कोई भी आप ऐसे दो पॉइंट्स ले लो, उन दो पॉइंट्स का जो भी डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस बराबर होगा उनके इमेजेस के दरमियान के डिस्टेंस के। तो अगर वो डिस्टेंस को प्रिजर्व करती है तो उस मैपिंग को आइसोमेट्रिक मैपिंग कहा जाता है। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगर आप ये देखें कि ये फॉर्मल डेफिनेशन है कि अगर x हमारे पास कोई एक मेट्रिक स्पेस है और x वेव भी कोई मेट्रिक स्पेस है, तो उस मैपिंग को जो x से x वेव पे मैप हो रही है, ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, उधर मैंने लिखा हुआ था टी एक्स से x वेव। ठीक है, उस मैपिंग को आइसोमेट्रिक या आइसोमेट्री कहेंगे अगर वो डिस्टेंस को प्रिजर्व करती है। डिस्टेंस को प्रिजर्व करने का मतलब क्या है कि उनके इमेजेस के दरमियान का डिस्टेंस और उनके एलिमेंट्स के दरमियान का डिस्टेंस दोनों अगर आपस में बराबर आ जाते हैं तो उनको हम आइसोमेट्रिक मैपिंग कहते हैं।
यहाँ पर जो टी एक्स और टी वाई हैं ये सिर्फ बताया है कि ये इमेजेस हैं एक्स और वाई के, और यहाँ पर जो एक्स और वाई है ये हमने बिलोंग किया है कि ये एक्स और वाई जो हैं ये एक्स कैपिटल एक्स के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर यानी कि जो एक्स और वाई होंगे वो कैपिटल एक्स में से होंगे, यानी कि डोमेन में से एलिमेंट्स लेने हैं। डोमेन के कोई से भी दो एलिमेंट्स लो, उन दो एलिमेंट्स का जो डिस्टेंस है वो उनके इमेजेस के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए, तो वो मैपिंग आइसोमेट्रिक मैपिंग कहलाती है। अब हम आते हैं आइसोमेट्रिक स्पेसिस पे कि आइसोमेट्रिक स्पेसिस क्या होती हैं। हमने आइसोमेट्रिक मैपिंग पढ़ ली है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास कोई एक मैपिंग है, सेम यहाँ पर मैं वही ले रही हूँ, एक मेट्रिक स्पेस एक्स डी से एक्स डी वे पे कोई एक मैपिंग है, ठीक है, ओके, ये मैपिंग है। अगर ये मैपिंग जो है वो बाइजेक्टिव होती है, बाइजेक्टिव का मतलब है 1 to 1 और ऑन टू, ये तो सबको पता होगा। अब 1 to 1 और ऑन टू का मतलब क्या होता है? देखें, 1 to 1 का मतलब होता है कि अब चलो मैं यहाँ से एक छोटी सी एग्जांपल ले लेती हूँ। ये x है और ये y है। x के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और y के अंदर 2 एलिमेंट्स ले लें। चलिए यहाँ पे मैं 3 ही एलिमेंट्स ले रही हूँ, फिर बाद में डिफरेंस बताऊँगी। कि x के 1 1 का मतलब होता है कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे y पर अपना एक अलग इमेज बनाएंगे, तो उस मैपिंग को हम 1 to 1 मैपिंग कहते हैं। यानी कि a का जो एलिमेंट है वो इमेज या तो 1 के साथ बनाए, या तो 2 के साथ, या तो 3 के साथ। तो अगर a ने 1 के साथ इमेज बनाया है, फिर b की बारी आती है, b जो है वो अपना इमेज 2 के साथ बनाएगा या 3 के साथ, तो 2 के साथ बना दिया। इसी तरीके से c ने अपना इमेज 3 के साथ बना दिया। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो मैपिंग है अगर वो 1 to 1 होगी तो इसका मतलब है जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपना एक यूनिक, अपना एक अलग इमेज बनाएंगे y के अंदर, तो उस मैपिंग को हम 1 to 1 मैपिंग कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं छोटी सी और ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा वही एलिमेंट लेती हूँ 1 2 3। अब अगर a 1 के साथ भी मैप करता है और b 1 के साथ मैप करता है और c 3 के साथ मैप करता है, आल्दो ये फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाता है, लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, यानी कि ये 1 to 1 मैपिंग नहीं है। कैसे नहीं है? कि हमने कहा था कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपना एक अलग इमेज होना चाहिए। अगर a का इमेज 1 है तो b का इमेज 1 नहीं होना चाहिए, वो कोई और होना चाहिए। इस केस में ये 1 to 1 नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू की सिंपल अगर मैं डेफिनेशन कहूँ कि जो उसकी को डोमेन होती है, अगर तो वो रेंज के बराबर आ जाए, तो उसको हम ऑन टू कहते हैं। इसका मतलब है कि y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लाजमन कोई ना कोई प्री इमेज होगा या होना चाहिए, तो उसको हम 1 to 1 कहते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटी सी। अब चूंकि चलो ये ले लेते हैं जो 1 to 1 भी हो, ठीक है, लेकिन वो ऑन टू ना हो। ये ले लेती हूँ मैं, a 1 के साथ मैप कर रहा है, b 2 के साथ और c 4 के साथ। ये 1 1 है, बिल्कुल है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट अपना एक इमेज बना रहे हैं, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। अब ये ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन जो है, चलें छोड़े डोमेन, इसको डोमेन और को डोमेन तो बराबर रेंज के, तो ये रेंज, अब देखें अगर मैं इसकी बात करूँ, चलें बात कर लेते हैं कि ये इसकी को डोमेन 1 2 3 4 है, ठीक है, इसकी को डोमेन क्या है 1 2 3 4, और इसकी जो रेंज है यानी कि जो मैपिंग इमेजेस हैं वो हैं 1 2 4। ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपना एक प्री इमेज होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए। लेकिन 3 तो खाली बच गया, 3 का तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है। क्लियर है? 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम जाते हैं आइसोमेट्रिक की तरफ कि ऐसी मैपिंग को हम, अगर ऐसी मैपिंग एक्स से कोई 2 मेट्रिक स्पेसेस में मैप हो रही है और वो मैपिंग बाइजेक्टिव होती है, पहली बात। दूसरी बात कि वो डिस्टेंस को प्रिजर्व करती है। डिस्टेंस को प्रिजर्व करने का मतलब कि वो आइसोमेट्री है। अगर तो ऐसी मैपिंग जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराती है, तो उसके अंदर जो हमने स्पेसिस ली होती हैं उन स्पेसिस को आइसोमेट्रिक स्पेसिस कहते हैं, ठीक है।
होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो बुक के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट लिखी हुई है। अब सिंपल ये लिख सकते हो, ये डेफिनेशन है कि दो स्पेसिस एक्स और एक्स वेव वो आइसोमेट्रिक स्पेसिस कहलाएंगी अगर वो बाइजेक्टिव भी हो और आइसोमेट्रिक भी हो, उनके दरमियान यानी बाइजेक्टिव भी हो, रिलेशन मैपिंग हो, और वो आइसोमेट्रिक भी हो, तो उस मैपिंग की जो मेट्रिक स्पेसिस होते हैं, ये स्पेसिस होते हैं, उनको हम आइसोमेट्रिक स्पेसिस कहते हैं। उसके बाद हम थ्योरम करते हैं ये वाला। इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि दो मेट्रिक स्पेसिस आइसोमेट्रिक स्पेसिस होती हैं। आइसोमेट्रिक स्पेसिस होती हैं, ये दिया हुआ है थ्योरम के अंदर। अगर आइसोमेट्रिक स्पेसिस हैं, इसका मतलब है इन स्पेसिस की मैपिंग अगर हम लेते हैं तो वो मैपिंग जो है वो बाइजेक्टिव भी होगी और डिस्टेंस को प्रिजर्व भी करेगी। इसका मतलब ये है, हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया हुआ है। फिर कहा है कि अगर x2 कंप्लीट है तो x1 भी कंप्लीट होगा। अब यहाँ से ना, अगर उसने कहा है ना कि देखें कि अगर x1 और x2 जो है ये क्या है, ये आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक है मतलब डिस्टेंस को भी प्रिजर्व करती हैं और बाइजेक्टिव भी हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि x1 जो है x2 कंप्लीट है। हमने ये प्रूव कराना है कि x1 भी कंप्लीट होगा, ठीक है। ये चीज़ प्रूव करवानी है कि x1 भी कंप्लीट होगा। अब प्रूव करवाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा रिजल्ट दिखाऊंगी मैं आपको कि एक तो ये कि इसका एक ये भी थ्योरम है कि x2 अगर कंप्लीट है तो x1 भी कंप्लीट है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, यानी कि अगर x1 कंप्लीट है तो x2 भी कंप्लीट होगा। यहाँ से हमें ये भी चीज़ कंक्लूजन निकली है कि अगर दो स्पेसिस आइसोमेट्रिक स्पेसिस हैं, ठीक है, जैसे ये अगर ये x1 आइसोमेट्रिक स्पेस है और ये x2 आइसोमेट्रिक स्पेस है, x1 और x2 ये दोनों आपस में एक ऐसी मैपिंग बनाती हैं कि उन स्पेसिस के थ्रू हम बताते हैं कि ये स्पेसिस आइसोमेट्रिक स्पेसिस हैं। अब यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि x2 अगर कंप्लीट है तो x1 भी कंप्लीट होगा, x1 अगर कंप्लीट है तो x2 कंप्लीट होगा, अगर x2 कंप्लीट नहीं है तो x1 भी कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि आइसोमेट्रिक जो स्पेसिस होती हैं ना, ये जो आइसोमेट्रिक होती हैं वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रिजर्व कर रही होती हैं। एक ज्योमेट्रिकल कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है, उसको प्रिजर्व करती है। यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, उनके इमेजेस के दरमियान का डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। दूसरा देखा हमने कि अभी हमने देखा ना कि ये कंप्लीट की बात कर रहे हैं कि अगर जो है ये x1 कंप्लीट है तो x2 भी कंप्लीट होगा, अगर x2 कंप्लीट है तो x1 भी कंप्लीट होगा। इसका मतलब है ये कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, यानी कि प्रिजर्व है कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी भी। अब हम इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए, प्रूव करने के लिए ना आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है। इसका एक स्ट्रेटजी फॉलो करवाती हूँ मैं कि जो भी चीज़ आपने प्रूव करनी है, आपने उस सीक्वेंस में से, वो जो प्रूव करना है उसमें से आपने एक सीक्वेंस लेना है। उस सीक्वेंस को हमने एज्यूम कर लेना है कि वो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, और फिर हमने इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करवाना है। देखते हैं हम, चलें फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम चूँकि हमने प्रूफ करवाना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ कराना है कि x1 जो है वो कंप्लीट होगा, तो उसके लिए हमने एज्यूम कर लिया, खुद से मान लिया कि जो x1 है के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस है जो कॉची सीक्वेंस है। एज्यूम xn बी आ कॉची सीक्वेंस। यहाँ से CS जो मैं कॉची सीक्वेंस को कह रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये कॉची सीक्वेंस किसके अंदर है, x1 के अंदर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और x1 d1 ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो। हमने प्रूव किया x1 कंप्लीट है। हम ये मान के चलते हैं कि जो xn यानी कि x1 के अंदर एक सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस है। अब हमने ये प्रूव करवाना है कि ये कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्योंकि किसी भी सेट को किसी भी स्पेस को अगर हमने कंप्लीट प्रूफ करवाना होता था तो उसकी कंडीशन होती थी कि उसके अंदर, अगर हमने कंप्लीट प्रूफ कराना है ना, तो हमने देखना होता है कि उसके अंदर कोई कॉची सीक्वेंस जो है, कोई भी कॉची सीक्वेंस वो लाजमन कन्वर्ज करेगा, ठीक है, वो कन्वर्जेंट होगा। तो फिर हम कहेंगे कि वो स्पेस जो है वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, ठीक है। यानी कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन x, और वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट भी उसी x के अंदर मौजूद हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो कंप्लीट है। अब हमने यहाँ से खुद सपोज कर लिया कि xn एक कॉची सीक्वेंस है। हमने ये प्रूव कराना है अब कि वो कन्वर्जेंट है x1 के ही किसी पॉइंट पर। अगर हम ये प्रूव करवा देंगे तो हम कहेंगे कि x1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x2 लेंगे, क्योंकि x2 जो है वो क्या है, ये कंप्लीट है।
तो पहले हम यहाँ पर इसको प्रॉपर लिख लेते हैं कि एक्स एन एक कॉची सीक्वेंस है। तो लिखेंगे देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट dxm, xn is less than epsilon for all m and n greater than equal to n naught। ओके, इसका मतलब यानी कि यही होता है कि कोई भी सीक्वेंस अगर कॉची सीक्वेंस है तो एक खास n नोट के बाद उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स का आपस में डिस्टेंस एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर हम उस सीक्वेंस को कहेंगे कॉची सीक्वेंस। अब हम x2 को प्रूव कराएंगे, x2 यूज़ करेंगे कि x2 भी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, तो अब इसके लिए अब देखें x2 मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करने के दिखाना चाहती हूँ क्योंकि इसका लॉजिक्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि x2 मेरा कंप्लीट है, ये गिवन है, दिया हुआ है। अब चूंकि हमने इसका कन्वर्जेंट पॉइंट ढूंढना है तो कन्वर्जेंट के लिए हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो की कि हम पहले ये प्रूव कराते हैं कि हम कोई भी एक सीक्वेंस लेते हैं yn x2 में से, कोई भी एक सीक्वेंस लेते हैं x2 में से, और हम इस सीक्वेंस को प्रूव करवाएंगे कि क्या ये एक कॉची सीक्वेंस है। अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो हम कहेंगे चूंकि ये कॉची सीक्वेंस था, x2 कंप्लीट था, तो हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो फिर हम कहेंगे ये किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, और उस कन्वर्जेंट पॉइंट के थ्रू हम इस x1 के पॉइंट को कन्वर्जेंट प्रूव करवाएंगे। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, अब ये चीज़ भी गिवन थी कि x, अब ये जो कन्वर्जेंट प्रूव करवाना है ना, ये हमने आइसोमेट्रिक स्पेसिस को यूज़ करके कन्वर्जेंट प्रूव करवाना है, यानी आइसोमेट्रिक डिस्टेंस के प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके। हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस x1 एंड x2 आर आइसोमेट्रिक स्पेसिस, कि x1 और x2 जो है ना ये आइसोमेट्रिक स्पेसिस हैं। अगर x1 और x2 आइसोमेट्रिक स्पेसिस हैं, इसका मतलब है एक मैपिंग x1 से x2 लाजमन एग्जिस्ट करेगी जो बाइजेक्टिव भी होगी और डिस्टेंस को प्रिजर्व करेगी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग tx1 से x2 सच डैट कि वो डिस्टेंस को भी प्रिजर्व करती है। d2 tx, मैं यहाँ पर 1 ले रही हूँ, ठीक है, tx1 tx2 इज इक्वल टू d1 x1 x2, और यहाँ से हमारे पास x1 और x2 जो हैं वो कैपिटल X के साथ बिलोंग करते हैं। हमने ये सारा जो हमने प्रूफ किया, हमने उसमें से कॉची सीक्वेंस लिया, फिर हमने आइसोमेट्रिक की डेफिनेशन यूज़ की, और फिर हम अब x2 को एक सीक्वेंस लेंगे और उसको कॉची सीक्वेंस प्रूव करवाएंगे आइसोमेट्रिक की डेफिनेशन को यूज़ करके। ठीक है, अब देखें, जब आपने कॉची सीक्वेंस लेना है तो कॉची सीक्वेंस के लिए यही होगा ना कि dy_m जो है वो yn लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ym या yn हम कोई सीक्वेंस लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि yn एक सीक्वेंस है x2 का। तो जब हमने ये चीज़ यूज़ करनी है तो ऑब्वियसली अगर ये कन्वर्जेंट है तो x2, अगर ये x2 का एक पॉइंट है yn जो है वो x2 के अंदर है, इसका मतलब है ये था x1 और ये था x2। yn अगर x2 में है, इसका मतलब है लाजमन इसका कोई एक प्री इमेज एग्जिस्ट होगा जो x1 के अंदर मौजूद होगा। क्यों, ये हमने ऐसा क्यों वर्ड यूज इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव का मतलब डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्री इमेज लाजमन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम ये लिखते हैं, सो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा yn जो किसके साथ बिलोंग करेगा, x2 में से, सच डैट कि उनका इमेज यानी कि xn के अंदर कोई एक ऐसा ज़रूर एलिमेंट होगा जिसका इमेज जो है वो yn आता होगा। और यहाँ पर आप लिखोगे कि फॉर ऑल xn जो है वो बिलोंग करेगा x1 के साथ। ठीक है, ये लिखने का मकसद क्या था ये आपको बताते हैं हम। ये देखें dym लेस देन एप्सिलॉन है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं dym yn, ये चीज़ ले लेते हैं। अब जो ym और yn है ये किसके बराबर होते हैं, txm के। ये इस वजह से हमने लिखा था ताकि हमें पता चल जाए कि yn किसके बराबर है, txn के, और इसके ऊपर हम ये प्रिजर्व डिस्टेंस की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकेंगे। तो अगर txn yn के बराबर है तो फिर जो ym होगा वो बराबर होगा txm के, ठीक है, और txn के। और हमें पता है कि ये डिस्टेंस को प्रिजर्व करता है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जो y के एलिमेंट पे डिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं ना, यानी कि ये इमेजेस के डिस्टेंस है, तो मैपिंग कौन सी होगी, मैपिंग फंक्शन होगा d2। तो यहाँ पे भी d2। तो ये आइसोमेट्रिक डेफिनेशन क्या कहती है कि d2 txm txn
यानी कि कोई भी इमेजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा उनके एलिमेंट्स के दरमियान के डिस्टेंस के। तो इसको यूज़ करके हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि DXM XN जो है ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब हमने ऊपर प्रूफ कराया था, ऊपर हमने एज्यूम किया था, प्रूफ नहीं, ऊपर हमने एज्यूम किया था कि DXM XN लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पर हम अगर ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट D2YM YN लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो हमने कहा ये तो कॉची सीक्वेंस है फॉर ऑल M एंड N ग्रेटर देन इक्वल टू N नोट आप लिख लो। ठीक है, अब ये एक कॉची सीक्वेंस है तो हमने कहा सो YN इज अ कॉची सीक्वेंस। किस में है ये कॉची सीक्वेंस YN? हमने YN किसका एलिमेंट लिया था, सीक्वेंस लिया था X2 में से, तो YN इज अ कॉची सीक्वेंस इन X2। और हमें पता है कि X2 जो है वो कंप्लीट है, तो हम लिखेंगे सिंस X2 इज कंप्लीट। तो कंप्लीट की डेफिनेशन कहती है कि हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो चूंकि ये कॉची सीक्वेंस X2 के अंदर है तो इसका मतलब है YN कन्वर्ज करेगा। सो देयर एग्जिस्ट, वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, वो उसी X2 के ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सो देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग टू X2 सच डैट कि जो हमारे पास YN सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा Y पर। ठीक है, अब YN प्रूव कराती कि ये कन्वर्ज है। अब हमारा मकसद क्या था कि हमने ये प्रूव करवाना था यहाँ पे ऊपर कि XN हमने जो कॉची सीक्वेंस लिया है वो कन्वर्ज करना चाहिए। तो अब कन्वर्ज जैसे हमने ये कॉची सीक्वेंस जो है वो यूज़ किया ना, आइसोमेट्रिक यूज़ किया है कॉची सीक्वेंस प्रूव करवाने के लिए, इसी तरीके से अब हम इस कन्वर्जन को यूज़ करेंगे और यूज़ करके साथ में हम आइसोमेट्रिक यूज़ करेंगे और फिर हम इजीली प्रूव करवा देंगे। अब यहाँ से आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या है कि DYN Y लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू N नॉट के। यही कन्वर्जन की डेफिनेशन है ना। अब इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अब चूंकि आइसोमेट्रिक यूज़ करना है तो हमें इसको इस तरह की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, अब देखिए जब हम इसको इस तरीके के फॉर्म में लिखते हैं तो हमने बता दिया कि YN इमेज है, तो इसका लाजमन कोई एक ऐसा प्री इमेज होगा जिसका इमेज से यानी कि उस एलिमेंट के इमेज से हमें YN मिला। तो इसी तरीके से Y भी हमारे पास एक इमेज है, तो इसका मतलब है कि X1 के अंदर लाजमन कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका इमेज हम लें तो हमें Y मिल जाए। ठीक है, अब देखें T जो है वो बाइजेक्टिव है, ठीक है, और X जो है वो बिलोंग करता है X1 के आज़ाद, तो इसका मतलब है तो उसका इमेज जो है यानी कि ऑब्वियसली X1 हमारे पास डोमेन है और X2 जो है वो कोडोमेन है। तो सच डैट कि X का वो एलिमेंट रखेंगे उस मैपिंग के अंदर तो हमें एक Y मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा X2 के अंदर। ठीक है, अब ये भी क्यों लिया, ये भी इसलिए लिया ताकि जब हम आइसोमेट्री की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे ना तो इसके लिए जैसे हमने ये पीछे कॉची सीक्वेंस प्रूव करवाया था आइसोमेट्री को यूज़ करते हुए, इसी तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्जेंट प्रूव करवाएंगे XN को आइसोमेट्री यूज़ करके, यानी डिस्टेंस प्रिजर्व। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, देखें हमें प्रूव कराना है कि DXN जो है वो X है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, हमने ये प्रूव करवाना है, हमारा ये टारगेट है। तो हम क्या करते हैं, देखें ये है तो ये कैसे आएगा आइसोमेट्री के थ्रू, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस प्रिजर्व यूज़ करेंगे। यहाँ ड्यू टू आइसोमेट्री हम लिख सकते हैं, ड्यू टू आइसोमेट्री D यहाँ पर 1 आएगा, ओके, D1XN ऑफ X कोमा X इज इक्वल होगा D2TXN TX के। ठीक है, और हमने ऊपर देखा कि TX किसके बराबर है Y के, और ऊपर यहाँ पर भी हमने लिखा कि जो यहाँ पर शायद ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर कि TXN जो है वो YN के बराबर है। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ करके ये लिखेंगे D2YN Y, और हमने यहाँ पर कहा कि ये जो है YN जो है वो Y पे कन्वर्ज करता है, मतलब उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा एक खास N नोट के बाद वाली टर्म्स का। तो ये जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। सो दिस इम्प्लाइज डैट D1XN ऑफ X इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि जो XN सीक्वेंस है वो X पॉइंट पर कन्वर्ज करता है जो कि X1 के एलिमेंट है, यानी कि जो हमने X लिया था ना, ये क्या है, XN भी X1 का एलिमेंट है और X भी X1 का ही एलिमेंट है। तो ये XN एक सीक्वेंस है और ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि XN जो है सीक्वेंस जो X1 का था
वो x को पॉइंट को कन्वर्ज करता है और x भी हमारा x1 के अंदर है। और यही हमने प्रूव करवाना था कि जो हमने कॉची सीक्वेंस खुद से एज्यूम किया है वो एक ऐसे पॉइंट पर कन्वर्ज करे कि वो पॉइंट x1 के अंदर ही मौजूद हो, और यही चीज़ हमने प्रूव करवा दी। हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस xn वॉज एन आर्बिट्रेरी, हमने खुद से कुछ लिया था, कोई भी लिया था, आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस इन x1, ठीक है, एंड xn जो है वो क्या है, x को कन्वर्ज कर रहा है जो कि x1 के साथ बिलोंग था, हैंस x1 इज कंप्लीट। अब इसी तरीके से x2 का जो कन्वर्स है, यानी कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स है, अब इसी तरीके से इस थ्योरम के कन्वर्स को आप इजीली प्रूव करवा सकते हो कि x1 जो है वो आपको कंप्लीट दिया होगा और आप x2 कंप्लीट करवा सकते हो, और सेम यही स्ट्रेटजी यूज़ करके आप इसका कन्वर्स प्रूव करवा सकते हो।